हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ईडीओ 360% में। चलिए दोस्तों, तो आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो कि कौन सा चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसका तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं। कि कौन सा वीडियो है? तीसरा वीडियो। यदि आप इसका पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले देख लें, फिर उसके बाद इसको देखें तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगी दोस्तों। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़ते हैं तो क्या क्या इस वीडियो से सीख के जाएंगे। तो देखिए, पहला सीख के जाएंगे कि स्लिप रिंग क्या होता है, बना किसका होता है, स्लिप रिंग क्या होता है और किसका बना होता है। अगला जो पढ़ेंगे स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर, यानी कि स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के बारे में डिटेल में पूरी पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एयर गैप पावर में रिलेशन, डेवलप्ड मैकेनिकल पावर एंड लॉसेस इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये सारे हिंदी में होंगे, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके इन सबको लिखवाया गया है। आगे जो पढ़ेंगे वो है कि डबल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डबल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर। और डबल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर का हम वर्किंग पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे सिंगल केज और डबल केज की तुलना। तो दोस्तों, यदि इस वीडियो का आपको पीडीएफ लिंक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और कभी कभी ओपन नहीं होता है तो edu_electrical और इसके बाद 5th सेम सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ज्वाइन करिए, वहाँ से पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कीजिए। और दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, यानी कि नोट्स बनाना, अपलोड करना। तो इसके लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आप लोगों की मेहनत और हमारा मेहनत दिखाई दे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्लिप रिंग क्या होता है। तो स्लिप रिंग फॉस्फर ब्रोंज या हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। स्लिप रिंग बना किस चीज़ का होता है? तो फॉस्फर ब्रोंज या हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। और किसी रोटेटिंग पार्ट से, यानी कोई अगर पार्ट घूम रहा है या कोई भाग गति कर रहा है, यदि उससे स्थिर टर्मिनल यानी कि फिक्स टर्मिनल प्राप्त करने के लिए स्लिप रिंग का यूज करते हैं। यदि कोई पार्ट घूम रहा है, जैसे कि मोटर है, मोटर में रोटर घूमता है, तो उस मोटर से हम लोगों को स्थिर टर्मिनल प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? स्लिप रिंग का यूज करते हैं हम लोग। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 स्लिप रिंग, 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितने स्लिप रिंग लगे होते हैं? 3 स्लिप रिंग। जबकि अल्टरनेटर में 2 स्लिप रिंग का यूज होता है। जबकि अल्टरनेटर में कितना स्लिप रिंग का यूज होता है? 2 स्लिप रिंग का यूज होता है दोस्तों। तो देखिए आगे, रोटर को हाई सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से लेमिनेशन करके बनाते हैं ताकि ईडी करंट लॉस को कम से कम हो सके। देखिए, रोटर किस चीज़ का बना होता है? हाई सिलिकॉन स्टील के पत्तियों को। और उस पत्तियों को क्या करते हैं? लेमिनेशन करके बनाते हैं। और लेमिनेशन क्यों करते हैं? ताकि जो ईडी करंट लॉस है वो कम से कम हो सके। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है कि स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत ही कम होता है। स्टार्टिंग टॉर्क लिख लीजिए, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही कम होता है। हम क्या जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम पढ़े भी हैं कि स्क्विरल केज रोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। तो वही बता रहे हैं, पिछले वीडियो का आप देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो। चूँकि हम जानते हैं कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत कम होता है, अतः स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का निर्माण किया गया। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को क्यों बनाया गया? क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्विरल के जो इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? बहुत ही खराब होता है। देखिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टार्क को इम्प्रूव करने के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में अलग से रेजिस्टेंस जोड़ने की अरेंजमेंट होती है। देखिए, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, अब उसमें स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? जो स्लिप रिंग मोटर है
उसके स्टेटर में क्या किया जाता है, सॉरी उसके रोटर में क्या किया जाता है, अलग से रेजिस्टेंस जोड़ने की व्यवस्था की जाती है। अगला पॉइंट देखिए कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टेटर डेल्टा कनेक्शन में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टेटर किस कनेक्शन में जुड़ा होता है, डेल्टा कनेक्शन में, तथा रोटर को स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। और रोटर को किस में कनेक्ट करते हैं, स्टार कनेक्शन में। ताकि किस लिए स्टेटर को डेल्टा में और रोटर को स्टार में कनेक्ट करते हैं, ताकि जो शेफ्ट और स्लिप रिंग के बीच लगने वाला इंसुलेशन का मात्रा कम से कम रहे। और किस लिए, क्योंकि जो शेफ्ट और स्लिप रिंग के बीच जो इंसुलेशन लगेगा वो कम से कम लगे। ऐसा करने से, और जब इंसुलेशन बहुत ही कॉस्टली होता है तो इंसुलेशन कम लगेगा तो इसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे मोटर की ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाए, जिससे मोटर की ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो मोटर को स्टार्ट करते टाइम, अब देखिए हम क्या किए हैं, इसके रोटर में अलग से रेजिस्टेंस जोड़ के रखे हैं इसको, इसके स्टार्टिंग टार्क को इम्प्रूव करने के लिए। तो क्या करते हैं, मोटर को स्टार्ट करते टाइम स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत अधिक रखते हैं। जब मोटर जब स्टार्ट करना होता है उस टाइम क्या करते हैं, इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत हम अधिक रखते हैं, तथा जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ती जाती है और जैसे जैसे मोटर अपनी स्पीड पकड़ती जाती है, रोटर सर्किट से रेजिस्टेंस का वैल्यू रिप्लेस यानी कम करते जाते हैं। और जैसे जैसे मोटर अपनी स्पीड पकड़ती है उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या करते हैं, उसमें हम रिप्लेस करते जाते हैं या हटाते जाते हैं या कम करते जाते हैं। तो देखिए जो हम लोगों का स्टेटर है, तो स्टेटर का कनेक्शन हम लोग डेल्टा में किए हैं। ये जब रोटर है, रोटर का कनेक्शन हम स्टार में किए हैं, और ये हमारा लगा है स्लिप रिंग, और शेफ्ट पे ये शेफ्ट है और ये स्लिप रिंग लगा हुआ है 1 2 3, और ये क्या है, इसके रोटर में बाहर से हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़े हैं। तो देखिए दोस्तों आगे एक पॉइंट है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसा होता है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, कुछ मोटर को छोड़ करके सिंगल फेज मोटर क्या होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है कि रिलेशन बिटवीन एयर गैप पावर एंड डेवलप्ड मैकेनिकल पावर एंड लॉसेस इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितने लॉसेस होते हैं, तो देखिए ये हम लोगों का मोटर है, मोटर को क्या किया हम, सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। तो जो सप्लाई से कनेक्ट किए हैं तो इसमें क्या होता है, स्टेटर को जब हम सप्लाई देते हैं तो स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से घूमती है, ns स्पीड से घूमती है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और यह जो ये ns स्पीड से घूमती हुई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसके कारण क्या होता है कि पावर प्रोड्यूस होता है, इसके कारण क्या होता है, पावर इसमें प्रोड्यूस होता है। और वही पावर क्या होता है कि एयर गैप के माध्यम से इस रोटर को मिलता है, इसको क्या मिलता है, रोटर को मिलता है, और रोटर क्या करता है, उससे रोटेट करता है। तो जितना पावर यहाँ पे मिला, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 रुपया मिला, इसको सप्लाई हम 10 रुपया दिए, तो एयर गैप के माध्यम से ये 10 रुपया रोटर को मिला, लेकिन ये 10 रुपया में से रोटर क्या किया कि 8 रुपये के बराबर घूमा और 2 रुपये के बराबर लॉस करा दिया, 2 रुपये के बराबर लॉस करा दिया। तो ये हमारा स्टेटर है, ये पीएजी है, यानी कि जो हम सप्लाई में वोल्टेज या एनर्जी लगाए हुए हैं उसका एयर गैप के माध्यम से इसको स्टेटर को मिला है, तो पीएजी एयर गैप का पावर। और फिर इसके में क्या हुआ है कि ये मूव कर गया है, यानी कि इसमें क्या हो गया है कि मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो गई है। तो डेवलप्ड मैकेनिकल पावर, इसमें क्या हो रही है, डेवलप्ड मैकेनिकल पावर, और कुछ रोटर कॉपर लॉस के रूप में, रोटर में कॉपर लॉस के रूप में कुछ खत्म हो जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों कि जब कोई बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से टार्क टाउ के द्वारा मोशन कर रहा हो, मान लीजिए कि एक बॉडी है, वो बॉडी क्या कर रहा है, उस पर टार्क टाउ लग रहा है, और उस पर टार्क के लगने की वजह से वो मूव कर रही है। तो उस मूव कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, उस पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है टाउ। तो क्या हो रहा है, तब उस बॉडी में प्रोड्यूस पावर P, तब जो उस बॉडी में जो पावर बनेगा
वो क्या हो जाएगा, पावर इजकल टू टार्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, पावर इजकल टू टार्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और हम जानते हैं कि ओमेगा इजकल टू क्या होता है, 2πn। ओमेगा इजकल टू 2πn, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और n क्या है, स्पीड है। स्पीड है किसमें, रोटेशन पर सेकंड में, स्पीड है रोटेशन पर सेकंड में। तो इस इक्वेशन फर्स्ट में ओमेगा के जगह पे इस वैल्यू को रखेंगे तो P इजकल टू 2πn टाउ RPS, P इजकल टू 2πn टाउ RPS। और ये जो PS है यानी कि क्या है, स्टेटर की पावर। तो देखिए स्टेटर की पावर है तो 2πns, यानी कि स्टेटर में जो स्टेटर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड ns स्पीड से घूम रही है, तो ns बाई टाउ, और ये 60 से हम डिवाइड कर दिए हैं तो क्या हो गया है, RPM, ये रोटेशन पर मिनट में बदल गया है। आगे देखिए, ये हम इसको बना लिए हैं इक्वेशन सेकंड। देखिए स्टेटर को प्रोवाइड की गई सप्लाई के कारण, अब जो हम स्टेटर को प्रोवाइड कराए हैं सप्लाई, यानी स्टेटर को जो सप्लाई लगाए हैं उसके कारण स्टेटर में प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके कारण क्या हुआ है, स्टेटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है जो ns स्पीड से रोटेट करता है, वो स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हुआ है जो कि ns स्पीड से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अतः इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो पावर प्रोड्यूस होगा, और इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर में घूम रहा है, उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पावर प्रोड्यूस होता है वही पावर एयर गैप से होते हुए रोटर को प्राप्त होता है। तो वही पावर क्या होता है, एयर गैप से होते हुए रोटर को प्राप्त होता है। और एयर गैप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्टेटर और रोटर के बीच में एयर भरा होता है। तो हम स्टेटर में क्या किए हैं, सप्लाई लगाए हैं। स्टेटर में सप्लाई लगाए हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोड्यूस हो रही है जो ns स्पीड से रोटेट कर रही है, और उसके द्वारा बनाया गया जो पावर है वो एयर गैप से होते हुए किसको मिल रहा है, रोटर को मिल रहा है। अतः एयर गैप में प्रोड्यूस पावर, अतः हम यह कह सकते हैं एयर गैप में जो पावर बन रही है PAG, वो उतना ही पावर बन रही है जितना कि स्टेटर में पावर बन रही है। तो देखिए PAG इक्वल टू 2πns टाउ बाई 60, एयर गैप से उतना ही पावर आ गया, किसी भी प्रकार की लॉस नहीं हुआ क्योंकि इसमें विंडेज और फ्रिक्शन लॉस को निगलेक्ट कर दिए हैं। आगे देखिए, अतः रोटर द्वारा डेवलप्ड मैकेनिकल पावर PMD, रोटर द्वारा डेवलप्ड मैकेनिकल पावर PMD। अब देखिए एयर गैप से उस पावर को किसको मिल गया है, एयर गैप से पावर मिल गया है रोटर को, एयर गैप से पावर मिल गया है रोटर को। तो रोटर अब क्या करेगा, घूमेगा। रोटर को हम ऐसा बनाए हैं कि रोटर घूम जाए, पावर मिले तो। अब देखिए एयर गैप से होते हुए पावर किसको मिल गया है, रोटर को। देखिए PMD, तो रोटर क्या कर रहा है, अब रोटर जो है NR स्पीड से घूम रहा है, यानी NR क्या है, रोटर की स्पीड। तो 2πnr टाउ बाई 60, तो ये डेवलप्ड मैकेनिकल पावर, तो पावर क्या हुआ है, डेवलप्ड मैकेनिकल पावर 2πnr टाउ बाई 60, यानी 2π रोटर की स्पीड इंटू टॉर्क बाई 60। यह हम एक इक्वेशन बना लिए हैं। ये क्या है, देखिए तो हमारा जो PAG है डेवलप्ड मैकेनिकल, ये PAG है एयर गैप पावर, और PMD है डेवलप्ड मैकेनिकल पावर। इसको आप लोग याद, मतलब कि एक बार देख लीजिए ध्यान से या नोट डाउन कर लीजिए, इसकी ज़रूरत आगे पड़ने वाली है। अब देखिए सारी की सारी जो एयर गैप से पावर मिला हुआ है रोटर को, तो रोटर क्या किया है कि सारे के सारे पावर को तो वो मैकेनिकल पावर में डेवलप नहीं न कर दिया है, कुछ तो लॉस भी हुआ है उसमें वाइंडिंग होने की वजह से। तो देखिए कौन कौन सी लॉसेस होती हैं मोटर में, वो देख लेते हैं। देखिए लॉसेस इन इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर में कौन कौन सी लॉसेस होती हैं। तो इंडक्शन मोटर में मेनली 3 लॉसेस होते हैं। इंडक्शन मोटर में मेनली कितने लॉस होते हैं, मुख्यतः 3 लॉस होती हैं, कोर लॉस, कॉपर लॉस और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। कोर लॉस, कॉपर लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, जिसमें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस को निगलेक्ट कर देते हैं, जिसमें हम फ्रिक्शन और विंडेज लॉस की वैल्यू बहुत ही कम होने के कारण इसको पहले ही निगलेक्ट कर देते हैं। बचता है कोर लॉस और कॉपर लॉस। क्या 2 ठे बचता है, कोर लॉस और कॉपर लॉस। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और देखिए दोस्तों, जो ये पॉइंट है ये हम वीडियो नंबर 2 में 3 फेज इंडक्शन मोटर के वीडियो नंबर 2 में एग्जैक्टली बता दिए हैं कि जो रनिंग कंडीशन में क्या होती है। रनिंग कंडीशन में जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 से 2.5 हर्ट्ज होती है। रनिंग कंडीशन में रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 से 2.5 हर्ट्ज होती है।
बहुत ही कम होती है। इसके वजह से हम क्या करते हैं कि रनिंग कंडीशन में कोर लॉस को निगलेक्ट कर देते हैं। वही बात इसमें लिखा गया होगा। तो देखिए, चूंकि इंडक्शन मोटर के रनिंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम होता है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। अतः रनिंग कंडीशन में कोर लॉस को निगलेक्ट कर देते हैं। अतः रनिंग कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों? कोर लॉस को निगलेक्ट कर देते हैं। अतः इस कंडीशन में केवल कॉपर लॉस पर ही विचार करते हैं। और इस कंडीशन में जब कोर लॉस निगलेक्ट हो गया और पहले ही हम यह जानते हैं कि इसमें विंडेज और फ्रिक्शन लॉस को हम वैल्यू इसकी कम होने के कारण निगलेक्ट कर देते हैं, और रनिंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण इसके कोर लॉस को भी निगलेक्ट कर देते हैं, तो ओवरऑल जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें बचता है केवल कॉपर लॉस। कौन सी लॉस होती है? केवल कॉपर लॉस होती है। तो देखिए दोस्तों, चूंकि जो हम सप्लाई लगाए हैं, मोटर को जो सप्लाई दिए हैं, वो सप्लाई के कारण जो उसके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो NS स्पीड से रोटेट कर रही है, उसके वजह से पावर किसको मिला है? मोटर को मिला है। और मोटर में एक पावर प्रोड्यूस हुआ है, वो एयर गैप से होते हुए किसको मिला है? रोटर को मिला है। तो देखिए, एयर गैप का पावर जो है वो किसके बराबर होता है? तो जब एयर गैप की पावर मोटर के रोटर को मिला है, तो उसमें क्या हुआ है? मोटर का रोटर घूम गया है। तो घूम गया है तो क्या हुआ है? डेवलप्ड मैकेनिकल पावर। तो घूमने की वजह से उसमें पावर बना हुआ है। और रोटर कॉपर लॉस, उसमें एक प्रकार की लॉस हुई है। कौन सी लॉस हुई है? कॉपर लॉस। तो देखिए, PAG इजकल टू PMD प्लस PRC, ये इक्वेशन 5 हम लोग बना लेंगे। और यहाँ से हम ये देखेंगे कि PRC को यहीं रहने देते हैं, PMD को ट्रांसफॉर्म करके इक्वल के इधर लाते हैं। तो PRC इजकल टू PAG माइनस PMD। तो हमें PAG और PMD दोनों की वैल्यू मालूम है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं दोनों की वैल्यू को बताया हूँ। तो उन दोनों के वैल्यू को इन दोनों के प्लेस पे लिख देंगे वैसे नॉर्मली। तो PRC यानी रोटर कॉपर लॉस की वैल्यू 2 पाई NS टाउ बाई 60 माइनस 2 पाई NR टाउ बाई 60। और यहाँ से देखिए 2 पाई टाउ और 2 पाई टाउ बाई 60 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। अंदर ब्रैकेट में बचेगा NS माइनस NR। और हमारे से पर यूनिट स्लिप से हम यह जानते हैं कि NS माइनस NR इजकल टू क्या होता है? S इंटू NS। यह भी हम पिछले वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। तो PRC इजकल टू 2 पाई टाउ बाई 60 और NS माइनस NR के जगह पे S इंटू NS लिख दिया है। और देखिए हमारा PRC इजकल टू 2 पाई NS टाउ बाई 60 इंटू S। और जो ये होता है 2 पाई NS टाउ बाई 60, इसको हम कहते हैं PAG। आप लोग पीछे जाइए और ध्यान से देखिए, यहाँ पे PAG देखिए 2 पाई NS टाउ बाई 60। तो हमारी क्या हो जाएगी? देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे 2 पाई NS टाउ बाई 60, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू पूरे ये एयर गैप पावर का है। तो इसके जगह पे हम एयर गैप पावर लिख देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा रोटर कॉपर लॉस इजकल टू S इंटू PAG, एयर गैप का पावर। अब हम यहाँ से PRC यहीं पे है, PAG को इधर ले जाते हैं, तो इधर बच जाता है S और इधर हो जाता है नीचे, कोई भी चीज़ हो उसके नीचे बटा में 1 हमेशा रहता है। तो हम लिख दें, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाता है PRC बाई PAG इजकल टू S बाई 1। और अब देखिए आगे, फिर वही इक्वेशन से PRC इजकल टू PAG माइनस PMD, PRC इजकल टू PAG माइनस PMD। और उससे क्या होता है कि फिर हम लोग PAG इजकल टू PRC प्लस PMD, यानी कि PAG हम जानते हैं एयर गैप का पावर है। जो हम एयर गैप का पावर जो टोटली बना है वो इजकल टू PRC, ये रोटर कॉपर लॉस प्लस PMD डेवलप्ड मैकेनिकल पावर के सम के बराबर होता है। हम ऊपर आपको दिखाए हैं। और हम जानते हैं कि वी नो दैट PRC इजकल टू S इंटू PAG। और यहाँ से हमें मिला है कि PRC इजकल टू S इंटू PAG, यहाँ से हमें मिला है। तो हम जानते हैं कि PRC इजकल टू S इंटू PAG। तो PRC इजकल टू S और PAG के जगह पे हम यहाँ से वैल्यू रखे हैं PRC प्लस PMD। तो PRC प्लस PMD, तो अब फिर इसको ओपन कर दिए हैं, ब्रैकेट को खोल दिए हैं। देखिए ब्रैकेट को खोलने से क्या हो जाएगा? PRC इजकल टू S इंटू PRC प्लस S इंटू PMD। और यहाँ से चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है। और यहाँ से PRC को क्या करेंगे? S इंटू PRC को इधर लेके चले जाएंगे, तो PRC माइनस S इंटू PRC। और यहाँ से PRC कॉमन करेंगे तो 1 माइनस S आ जाएगा, 1 माइनस S। और इधर हो जाएगा S इजकल S PMD। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों,
पी आर सी माइनस एस इंटू पी आर सी इजकल टू एस इंटू पी एम डी डेवलप्ड मैकेनिकल पावर। तो यहाँ से पी आर सी कॉमन किए हैं तो 1 माइनस एस, और यहाँ से दोस्तों क्या किए हम, पी आर सी यहीं पे है, पी एम डी को इधर ला दिए हैं और इसको इधर लेकर चले गए। तो पी आर सी बाई पी एम डी इजकल टू एस बाई एस माइनस 1। और देखिए इक्वेशन ये क्या बना दिए हम 7, और इक्वेशन 6 ये देखिए इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 के अकॉर्डिंग क्या है, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 के अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 पी आर सी रेशियो पी ए जी इजकल टू एस रेशियो 1 और पी आर सी रेशियो पी एम डी इजकल टू एस रेशियो 1 माइनस एस। तो देखिए चूंकि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चंस लगाए होंगे, तो ये जब दोनों बराबर होता है तो ये रेशियो में ये और ये हम लोग लिख देंगे। तो क्या पी ए जी रेशियो पी आर सी रेशियो पी एम डी इजकल टू 1 रेशियो एस रेशियो 1 माइनस एस। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके सेमेस्टर में, चूंकि ये याद रखिए सेमेस्टर में इसका डेरिवेशन आता नहीं है, लेकिन यह जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए नोट में एक पॉइंट है कि रोटर कॉपर लॉस स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है। रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए इक्वेशन 6 से आप चूंकि देख लीजिए, इक्वेशन 6 से रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है। तो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया गया है। और देखिए इसको हमेशा याद रखिएगा, इस इक्वेशन को केवल पी ए जी रेशियो पी आर सी रेशियो पी एम डी इजकल टू 1 रेशियो एस रेशियो 1 माइनस एस। तो कि निम्न में से कौन सा रिलेशन सही है, निम्न में से कौन सा रिलेशन सही है। तो पहला पी ए जी रेशियो पी आर सी इजकल टू एस रेशियो 1, पी ए जी रेशियो पी आर सी इजकल टू 1 रेशियो एस, बोथ 1 and 2 और नोट आर। तो आई होप हम तो आपको देखने नहीं जा रहे हैं और कि आप कौन सा टिक कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सही टिक कर लीजिएगा। जो ऑप्शन होगा सेकंड नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन सेकंड क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन होगी इस क्वेश्चन की। क्योंकि देखिए पी ए जी और पी आर सी इजकल टू 1 रेशियो एस। आगे देखिए निम्न में से कौन सा रिलेशन सही है, निम्न में से कौन सा रिलेशन सही है। तो पहला दिया है पी ए जी पी आर सी पी एम डी, पी ए जी पी आर सी पी एम डी, पी ए जी पी आर सी पी एम डी ऑल ऑफ द अबव। और इसका रेशियो देख लेते हो 1 रेशियो 1 माइनस एस रेशियो एस, 1 रेशियो एस रेशियो एस माइनस 1, 1 रेशियो एस रेशियो 1 माइनस एस। और आपको बोला गया है ये जो इक्वेशन है बेसिकली इसको याद कर लीजिए। हम आई होप कि आप लोग टिक कर रहे होंगे सही। तो थर्ड जो इसका ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों तो अगला टॉपिक है डबल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर, डबल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर। तो देखिए चूंकि सिंगल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत कम होता है, सिंगल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर का क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क बहुत ही कम होता है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अतः स्टार्टिंग टार्क को इम्प्रूव करने के लिए, अतः स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए डबल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन किया गया। स्टार्टिंग टार्क को बेहतर बनाने के लिए किसको बनाया गया, डबल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर को। तो देखिए आगे, डबल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर में 2 केज होते हैं। डबल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर में कितने केज होते हैं, 2 केज होते हैं। पहला आउटर केज, दूसरा इनर केज। पहला होता है आउटर केज, दूसरा होता है इनर केज। आउटर केज बाहरी सरकमफियरेंस पर होता है, जबकि इनर केज अंदर की सरकमफियरेंस पे होता है। आउटर केज कहाँ होता है, बाहर की परिधि पर, जबकि इनर केज कहाँ होती है, अंदर की परिधि पर होता है। आउटर केज का रेजिस्टेंस इनर केज की कंपैरिजन में ज़्यादा, जबकि इनर केज का इंडक्टेंस आउटर केज से ज़्यादा होती है। अब देखिए आउटर केज का रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है, और इनर केज का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और जबकि इनर केज का इंडक्टेंस क्या होता है, अधिक होता है, और आउटर केज का इंडक्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो आगे देखिए, आउटर केज का रेजिस्टेंस अधिक रखने के लिए, अब देखिए आउटर केज में क्या है, रेजिस्टेंस अधिक है,
तो आउटर केज के रेजिस्टेंस को अधिक रखने के लिए आउटर केज को थीन ब्रास या ब्रॉन्ज की रॉड को दोनों एंड पर इंडरिंग के हेल्प से शॉर्ट करके बनाते हैं। तो आउटर केज का जो रेजिस्टेंस है उसको अधिक रखने के लिए क्या करते हैं कि पतले ब्रास या ब्रॉन्ज के रॉड को क्या करते हैं, इंडरिंग के द्वारा शॉर्ट करके बनाते हैं। जबकि इनर केज का इंडक्टेंस ज़्यादा तथा रेजिस्टेंस कम रखने के लिए, इनर केज का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है और इंडक्टेंस ज़्यादा होता है। और ऐसा करने के लिए क्या किया जाता है, इनर केज को कॉपर या एल्युमिनियम की मोटे रॉड की हेल्प से, इनर केज को कॉपर या एल्युमिनियम की मोटे रॉड की हेल्प से दोनों एंड पर इंडरिंग के द्वारा शॉर्ट करके बनाया जाता है। और हम जानते हैं इनर केज की इंडक्टेंस अधिक होती है और रेजिस्टेंस कम रखना होता है। ऐसा करने के लिए इनर केज होती है उसके रॉड को कॉपर या एल्युमिनियम का और मोटा बनाते हैं ताकि उसका नेचर कैसा हो, हाईली इंडक्टिव और लो रेजिस्टिव हो सके। तो चलिए दोस्तों आगे देखेंगे जो हम लोगों का पॉइंट है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डबल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर, यानी कि ये डबल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर है, इसकी वर्किंग कैसी होती है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डबल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर, यानी डबल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो चूंकि डबल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर में दो केज होते हैं, डबल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर में कितने केज होते हैं, दो केज होते हैं, आउटर केज तथा इनर केज। कौन कौन से, आउटर केज और इनर केज। आउटर केज का इंडक्टेंस कम तथा रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। आउटर केज में क्या होता है, आउटर केज का इंडक्टेंस कम और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जबकि इनर केज का इंडक्टेंस ज़्यादा तथा रेजिस्टेंस कम होता है। जबकि इनर केज में क्या होता है, एकदम सीन उल्टा होता है, इसमें रेजिस्टेंस कम होता है और इंडक्टेंस कम होता है। और हम जानते हैं कि इम्पिडेंस क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल होता है। हम जानते हैं कि इम्पिडेंस इजकल टू आर प्लस जे एक्सएल होता है, अर्थात इम्पिडेंस का वैल्यू आर तथा एक्सएल दोनों पे डिपेंड करता है। अतः दोस्तों इम्पिडेंस का वैल्यू आर तथा एक्सएल दोनों पे डिपेंड करता है। तो देखिए जेड इजकल टू आर प्लस जे एक्सएल, ये इम्पिडेंस का वैल्यू आर और एक्सएल दोनों पे डिपेंड करता है। तो देखिए आगे हम बताते हैं आपको, इसमें केस पहला इन स्टैंड स्टिल कंडीशन, यानी कि रोटर जब रोटेट नहीं कर रही है और उस पर फोर्स लग रहा है, उस केस में क्या होता है कि जब रोटर रोटेट नहीं कर रहा होता है स्टैंड स्टिल कंडीशन में, तो आपको पिछले वीडियो में एकदम बताए थे, इसलिए हम आपको हर बार बोलते हैं कि हमारी वीडियो कंटिन्यूअस आप देखा करिए। पहले जैसे कि चैप्टर फर्स्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो इसकी वीडियो कंटिन्यूअसली आप देख लीजिए सारी। फिर उसके बाद आइए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वीडियो को कंटिन्यूअस देखिए। फिर उसके बाद आइए तो सिंक्रोनस मशीन के वीडियो को कंटिन्यूअस देखिए। तो आपको सारी की सारी वीडियो कंटिन्यूअसली समझ में आएगी और वैसे करके हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए हम आपको पीछे बता चुके हैं, इसीलिए हम बार बार आपको पीछे ले नहीं जाएंगे। स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होता है, रोटर का स्पीड 0 होता है, रोटर रोटेट नहीं करता है, तो NR 0 होता है, तो उस समय स्लिप मैक्सिमम होती है 1 होती है। और हम जानते हैं कि FR इजकल टू S इंटू FS, इसको हम प्रूव करवाए थे, FR इजकल टू S इंटू FS। तो यहाँ पे जब हम स्लिप की वैल्यू स्टैंड स्टिल कंडीशन में 1 होता है, तो यहाँ से रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टेटर के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। और हम जानते हैं कि एक्सेल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 2πfl। तो हम यहाँ से यह जानते हैं कि देखिए स्टैंड स्टिल कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो स्टेटर को हम फ्रीक्वेंसी देते हैं 50 हर्ट्ज, तो रोटर को हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती है 50 हर्ट्ज। लेकिन जब रोटर रोटेट करता है यानी कि रनिंग कंडीशन में, हम यह जानते हैं कि स्टेटर को फ्रीक्वेंसी देते हैं 50 हर्ट्ज, लेकिन रोटर को फ्रीक्वेंसी मिलता है 1 से 2.5 हर्ट्ज। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में फ्रीक्वेंसी हमारी अधिक मिल रही है, तो फ्रीक्वेंसी के अधिक मिलने से इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक हो जाता है, इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक होता है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस के कंपैरिजन में
इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आउटर केज का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही इनर केज का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, और जिससे हमारी क्या हो जाती है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस मच 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 ग्रेटर देन आर हो जाती है, जिससे हमारी क्या होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस से बहुत 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 ज़्यादा हो जाती है, और जिससे क्या होता है कि जेड इन यानी कि जो हमारी इम्पिडेंस होता है इस केस में ये बहुत कम हो जाता है। तो टोटल की टोटल वैल्यू एक्सेल पे डिपेंड करती है, और एक्सेल मच मच ग्रेटर होता है। तो इस केस में क्या होती है, इंटरनल की इम्पिडेंस, अंदर की इम्पिडेंस बाहर के इम्पिडेंस से अधिक हो जाती है। अदर इंटरनल की इम्पिडेंस जेड आउट में यानी बाहर के इम्पिडेंस से काफ़ी अधिक हो जाती है, यानी कि इनर केज की जो इम्पिडेंस होती है वो आउटर केज की इम्पिडेंस से बहुत 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 ज़्यादा हो जाती है। और हम जानते हैं कि जब इम्पिडेंस ज़्यादा हो जाएगी इनर केज से तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या करती है, लो पाथ को फॉलो करती है। रेजिस्टेंस हमेशा रेजिस्टेंस कह रहे हैं, देखिए करंट जो होती है हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। तो इनर की इम्पिडेंस क्या हो गई है, बहुत अधिक हो गई है। उस केस में क्या होता है, जो करंट होती है वो आउटर केज से फ्लो हो जाती है। उस केस में इनर केज से ना के बराबर करंट फ्लो होती है और सारी की सारी करंट आउटर केज से फ्लो हो जाती है। अतः स्टैंड स्टिल कंडीशन में मैक्सिमम करंट आउटर केज से फ्लो होती है। अतः स्टैंड स्टिल कंडीशन में मैक्सिमम करंट कहाँ से फ्लो होती है, आउटर केज से फ्लो होती है। और देखिए केस सेकेंड है इन रनिंग कंडीशन, यानी कि जब रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है तब इंडक्शन मोटर को रनिंग कंडीशन में रोटर को केवल 1 से 2.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर प्राप्त होती है। अब देखिए जैसे कि इंडक्शन मोटर स्टार्ट कर दिया है रन करना, यानी उसका रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है, उस केस में क्या होता है, रोटर को 1 से 2.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कम प्राप्त होती है, अतः इस प्रकार एक्सेल का वैल्यू आर के कंपेरिजन में बहुत कम हो जाता है। और एक्सेल क्या होता है, 2πfl, यहाँ से आपको बताया था एक्सेल क्या होता है, 2πfl। और एक बार हम क्या कर रहे थे, इसमें टोटल में 50 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और एक बार 2.5 से या 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस केस में क्या हो जाएगी, हमारी एक्सेल बहुत ही कम हो जाएगी, एक्सेल का वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी आर के कंपेरिजन में, रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में, जिससे इम्पिडेंस का वैल्यू एक्सेल पर डिपेंड न करके आर पे डिपेंड करेगा। और इस केस में क्या होगी कि अब इस केस में जो इम्पिडेंस है जेड की वैल्यू अब इंडक्टिव रिएक्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, किस पे करेगी, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए चूंकि आउटर केज के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में इनर केज का रेजिस्टेंस कम होता है, और आउटर अब डिपेंड किस पे कर रही है, रेजिस्टेंस पे, तो हम यह जानते हैं कि आउटर केज का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और इनर केज का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। रिजल्टिंग इनर केज का इम्पिडेंस आउटर केज के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि अब इनर केज का इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, आउटर केज के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, आउटर केज के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। अतः मैक्सिमम करंट इनर केज से होकर फ्लो हो जाएगी। अब रनिंग कंडीशन में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम करंट कहाँ से फ्लो हो जाएगी, इनर केज से। अतः नोट में यह है कि रनिंग कंडीशन में मैक्सिमम करंट इनर केज से होकर फ्लो होती है, स्टार्टिंग कंडीशन में मैक्सिमम करंट आउटर केज से, और रनिंग कंडीशन में मैक्सिमम करंट इनर केज से फ्लो होती है डबल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर में। चलिए दोस्तों अगला और लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, सिंगल केज और डबल केज की तुलना, सिंगल केज और डबल केज की तुलना। तो देखिए सिंगल केज टाइप इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क कम होता है। सिंगल केज जो हम लोगों का स्क्विरल केज मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जबकि डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, 72 होता है। अगला पॉइंट है कि सिंगल केज इंडक्शन मोटर में एक केज होता है, सिंगल केज नाम ही है तो उसमें कितने केज होंगे, एक केज, और जबकि डबल केज में नाम ही है तो उसमें कितने केज होंगे, 2 केज। दूसरा डिफरेंस पॉइंट हमें यहाँ से प्राप्त होता है। आगे देखिए, इसको बनाने में कम मटेरियल की आवश्यकता होती है। अब देखिए चूंकि केज एक है तो एक केज को बनाने में कम मटेरियल की आवश्यकता, और जब डबल केज में 2 केज है तो 2 केज को बनाने में अधिक मटेरियल की आवश्यकता।
तो देखिए रॉड का नंबर कम होने से वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा। और सिंगल केज को बनाने में केवल एक ही केज है, तो इसको में लगाने के लिए रॉड कम, और रॉड कम तो वोल्टेज ड्रॉप कम। अब जबकि डबल केज में क्या होता है, रॉड अधिक तो वोल्टेज ड्रॉप अधिक। देखिए इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होने से पावर लॉस कम होता है, और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है सिंगल केज में, इससे क्या होती है, इसमें पावर लॉस कम हो जाती है, और इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होने से पावर लॉस अधिक हो जाता है। वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होने से क्या होता है, पावर लॉस अधिक हो जाता है, और इसकी इफिशियंसी बेहतर होता है। इसकी इफिशियंसी क्या होता है, बेहतर होता है, और इसकी इफिशियंसी खराब होता है। जिसमें लॉसेस अधिक तो इफिशियंसी, लॉसेस कम तो इफिशियंसी अच्छा, में लॉसेस अधिक तो इफिशियंसी खराब। जब मटेरियल ज़्यादा लगा है तो मटेरियल को लगाने में उसकी कॉस्ट भी, खरीदने में कॉस्ट भी कम लगा होगा, तो इसका कास्ट कम होता है और इसका कास्ट अधिक होता है। इसका वेट, और देखिए इसमें कम मटेरियल लगा है, सिंगल केज में कम मटेरियल लगा है तो उसका वेट भी कम होगा, और डबल स्क्वायरल केज में अधिक मटेरियल लगा है तो इसका वेट भी अधिक होगा। और इसका पावर फैक्टर डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में अधिक होता है। सिंगल केज का पावर फैक्टर डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में अधिक होता है, जबकि इसका पावर फैक्टर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में सिंगल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में कम होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।